लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, इसलिए हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तो फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है। और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद कर बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल में गेट पर ही रोक दिया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गए। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की ये शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। बेल बॉय अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाता हुआ बोला कि उसकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा है हमारी होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पे पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर अनिका ने देखा कि ये फ्लोर होटल के बाकी के फ्लोर से ज्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा ही रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फोन आ रहा था। अनिका की आवाज से कहीं रिया जाग न जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके फोन उठाती है। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूं मैं। ये कहते ही अनिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। अनिका ने फोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपको रोज कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो?
या आज कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। अरे मैडम, क्या करूं मैं? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूं। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी। सोच लो, रोहित का फोटो भेजो। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उकड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना, हाँ? मामा विल मिस यू एंड मामा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? अनिका के लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन? आर्यन? जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा था, आर्यन। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था,
लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थीं। आर्यन की गोल मटोल कत्थई आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज देते हुए कहा, आर्यन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर, जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था। लेकिन अनिका ने आज घर के गेट में कदम रखा तो देखा घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिरने की आवाज आई। अनिका ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। हाँ, अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा, हाँ, अनिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ, अनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। प्रीति की बात सुन सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को जबरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थीं।
और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर हैं, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी। अनिका ने कामिनी के हाथ से ग्लास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इन आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे, अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो, जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली मां मनीषा वहां भागते हुए आ गईं। उनको वहां देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ, पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी? और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो, वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन कर करके घर पे आने को कह रहा था।
गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उस मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका अब सब कागज पर साइन करने को मान गई। लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जिसने आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, न कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी, वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चूं तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरफ सबके अपमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुर्राती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कर लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। अनिका की ये बात सुनकर न जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वहीं खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। कामिनी ने कहा कि जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए।
और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों की जाती कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकाएगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और ना समझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचा कर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करती, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को कामिनी ने पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसी अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था। फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर ने फोन उठाया। अनिका बेटी, कैसे हो? क्या बात है? आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? अनिका ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर अनिका वापस से गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगरास हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं।
पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बैंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब कामनी के जरिए मुझसे कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ी रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाकर देगी। इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल के रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी पानी के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से कहा, कौन है आप लोग और इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर वो ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जॉ लाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस विद मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नजर अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घनी कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलिशान होटल का मालिक होने का यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की यह बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल मेरा है। तब तो ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मां नहीं चाहिए। इसलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माय सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। न जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसीलिए वो मुड़कर अनिका को देखने जाता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट जमीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला वो पांव पटक कर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया।
दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। अनिका ने गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं ये वाला तरीका। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं। मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं। न वो किसी के पास जाते हैं, न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका के बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कांग्रेचुलेशंस, आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल को डिवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूं मैं। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्दी तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे ना मैं करूंगा। कुणाल आखिरी पैग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाई अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफे पर फेंक कर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ हुआ क्या और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक्ड हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। रोहित काफी डोमिनेंट आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव लोगों पर कुछ ऐसा था कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहां भी होंगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सैम के लिए काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था
वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपनी क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसीलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आई तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24वें फ्लोर पर पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम।